Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel Kiran Punia. Today we will start our 5th chapter which is Introduction to Euclid Geometry. हमारा 5th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री से हमारा इंट्रोडक्शन करवाएगा ये चैप्टर एंड हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें किसका पता होना चाहिए? ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री हमारी क्या होती है? ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो एंड मेट्रन। जियो का मीनिंग क्या होता है? अर्थ एंड मेट्रन का मीनिंग होता है मेजर। ठीक है, ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो मीनिंग द अर्थ एंड मेट्रन मीनिंग टू मेजर। इसका मतलब क्या हो गया? अर्थ टू मेजर। अर्थ को मेजर करने के लिए हम जिसका यूज करेंगे वो हमारी हो जाएगी ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसकी मेजरमेंट के लिए, हमारा किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए किस चीज की डेवलपमेंट हुई? ज्योमेट्री की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फ्रॉम लैंड। जो ज्योमेट्री है उसका ओरिजिन हमें क्या लग रहा है? यहाँ से किसकी वजह से ओरिजिनेट हुई ज्योमेट्री? हमारी जो हमारी लैंड थी उसकी मेजरमेंट के लिए हमें इसकी ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट पड़ी है। ठीक है, द ग्रीक मैथमेटिशियन थैलस इज क्रेडिटेड विद गिवन द फर्स्ट प्रूफ दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। आपका जो सर्कल होता है वो उसकी डायामीटर बाइसेक्ट करती है सर्कल को। ये किसने बताया? फर्स्ट टाइम ग्रीक मैथमेटिशियन थैल्स ने बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि जो आपका सर्कल है वो बाइसेक्ट होता है किससे? अपनी डायामीटर से। ये सेंटर है, मान लो ये डायामीटर है, तो ये इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये भी तो हमारा किसका? ज्योमेट्री का ही यूज हो रहा है इसमें भी। ठीक है, अब हमारा चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो हम यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड करेंगे सबसे पहले यूक्लिड डेफिनेशंस। यूक्लिड क्या कौन थे? हमारे एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड। उन्होंने ज्योमेट्री से रिलेटेड काफी सारी डेफिनेशंस, काफी सारी एक्सियम्स बताई हैं, काफी सारी पोस्टुलेट्स बताई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूक्लिड डेफिनेशन। यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशन दी हैं जो हमारी ये हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट क्या होता है? जिसका कोई भी पार्ट ना हो, वो होता है आपका पॉइंट। या फिर अगर आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, पॉइंट क्या होता है? जिसकी ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है, ना कोई हाइट होती है, ओनली एक सिंगल डॉट होता है और वो भी ऑलमोस्ट इनविजिबल डॉट होता है। ठीक है, जैसे अगर आपकी पेंसिल है, शार्प की हुई है आपने, उससे आपने ऐसे डॉट बना दिया, वो भी क्या है? आपका पॉइंट है, जिसकी ना थिकनेस पता, ना लेंथ पता, ना ब्रेड्थ पता, ना हाइट पता, वो क्या होगा? आपका पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होती है? आपकी लाइन होती है, लाइन के पास लेंथ होती है लेकिन ब्रेड्थ नहीं होती है। ब्रेड्थलेस मतलब ब्रेड्थ की कमी होगी उसके पास, सिर्फ आपकी लेंथ होगी, लंबाई होगी, उसकी ना कोई मोटाई होगी ना कोई चौड़ाई होगी। ठीक है, तो लाइन में हमारी आपके पास सिर्फ लेंथ होती है ओनली। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। लाइन के जो एंड्स होते हैं वो होते हैं पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे एंड होगी मान लो आपकी लाइन, तो ये आपके क्या बनेंगे? ए बी मान लो कोई लाइन थी, तो ये बनेंगे आपके पॉइंट्स, क्योंकि जहां से स्टार्ट की किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट की और खत्म हुई वो भी किसी ना किसी पॉइंट पे हुई, तो लाइन के जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक ऐसी लाइन होती है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, जो लाई करती है, जो इस पे पॉइंट है उन पे ही लाई करती है ये आपकी लाइन। जैसे ये पॉइंट होगी इस पे, इन्हीं पे लाई करेगी आपकी ये लाइन। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ।
आप सरफेस सरफेस बोलते हैं ना, क्वेश्चन भी करते हैं सरफेस से रिलेटेड, तो आपका सरफेस होता क्या है एक्चुअल में? सरफेस आप उस चीज को बोलते हैं जिसमें आपकी लेंथ और ब्रेड्थ हो, लंबाई और चौड़ाई दो चीजें हो। 2D में जो चीज होगी वो होगी आपकी सरफेस बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे आप क्या बोल सकते हैं, एक पेपर है आपका, ठीक है, जैसे ये नोटबुक का पेपर है, इसकी आपकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, बट इसकी मोटाई तो कुछ भी नहीं होती है। आपका ये पेपर हो गया। आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आपके, जैसे सर्कल हो गया। सर्कल में क्या होता है आपका? सर्कल में तो लेंथ ब्रेड्थ नहीं होती ना। आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो वो सरफेस हो गया। ऐसे ही आपका स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक सरफेस हो गया क्योंकि उसमें भी लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। जो एज होते हैं किसी भी, अब मैंने बोला कि सरफेस में क्या क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये मान लो आपका कोई क्या है, स्क्वायर दे दिया। अब एज क्या होंगे इसके? ये एज होंगे, ये एक लाइन एक एज, दो लाइन दो एज, तीसरी लाइन तीन एज, फोर्थ लाइन फोर एज। मतलब जो सरफेस जितनी लाइन से मिलके बनेगा उतने ही उसमें एज हो जाएंगे। और एज होते क्या हैं? जिन जिन लाइन से मिलके बना है वो उसके एज होते हैं सरफेस की। जैसे मान लो ABCD अगर इस स्क्वायर का नाम दे दें तो यहाँ पे एज कौन कौन से होंगे? AB, BC, CD एंड D, A आपके बनेंगे एजेस। Next is a plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself। जो प्लेन सरफेस होता है वो कैसा सरफेस होता है? जिसके अंदर ओनली आपकी कौन सी होंगी? स्ट्रेट लाइन होंगी, वो आपका बनेगा प्लेन। प्लेन में कैसा सरफेस होगा? प्लेन ऐसा सरफेस होगा जिसके अंदर ओनली स्ट्रेट लाइंस होंगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूक्लिड्स एक्सियम्स। अब तक हमने की यूक्लिड्स ने जो आपके डेफिनेशंस दी थी, अब हम यूक्लिड ने कुछ एक्सियम्स दी हैं, उन पे हम क्या करेंगे, उन पे हम डिस्कशन होगी हमारी। फर्स्ट एक्सियम इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी दो चीज है, तीन चीज है, चार चीज है, वो किसी एक ही चीज के इक्वल हैं तो वो सारी चीजें आपकी इक्वल हो जाएंगी। जैसे आपने बोला x भी y के इक्वल है और z भी y के इक्वल है, x और z दोनों एक ही चीज के इक्वल है ना, y के, तो ये सारे ही इक्वल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे आप। क्या बोला मैंने? कितनी भी चीजें अगर एक ही चीज के इक्वल हैं सारी, तो वो आपस में भी सारी इक्वल रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल के अंदर आप ऐड करोगे कुछ तो भी वो इक्वल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दो इक्वेशन दे दी, आपको दे दी एक इक्वेशन जो कैसी है, x+4 = y+2, दोनों इक्वल है ना। अगर आप इनमें सेम चीज ऐड करोगे तो भी ये इक्वल ही रहेंगी, अगर सेम चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ये इक्वल ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा। x+4 = y+2 दे रखा है, आपने क्या किया, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया तो भी ये इक्वल ही रहेंगी, इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम एज इट इज, ये है आपकी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक्सियम। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर इक्वल चीजों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों साइड इक्वल ही चीज से तो भी रिमाइंडर आपका इक्वल रहेगा। जैसे सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी इक्वेशन तब भी चेंज नहीं होगी। फोर्थ वन इज थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसी चीजें जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगी वो एक दूसरे के इक्वल रहेंगी। मतलब आप ये बोल सकते हैं अगर दो चीज आइडेंटिकल हैं तो वो सेम ही रहेंगी। अब आपने दो लाइन ले ली AB और CD, लेकिन दोनों की लेंथ है 4.5 4.5, तो दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? नेम तो आपने अलग अलग दे दिया बट चीज वो सेम ही है। इसकी लेंथ भी 4.5 है, स्ट्रेट लाइन है, इसकी लेंथ भी 4.5 है, स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों क्या रहेंगी आपकी? इक्वल। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो पूरी चीज होगी वो उसके पार्ट से बड़ी होगी।
ये तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है आपकी। अब मान लो आपके पास क्या है, एक आपने रेक्टेंगल ले ली, इस रेक्टेंगल के आपने 4 पार्ट कर दिए। होल तो क्या होता है, पूरा एक पार्ट। आपने क्या किए, इस रेक्टेंगल के 4 पार्ट्स कर दिए, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी आपकी 1/4। अगर आपने 2 पार्ट ले लिए होते तो क्या हो जाती 2/4, 3 पार्ट लेते तो 3/4। अब ये बताइए ये सारे छोटे हैं कि नहीं है। अब देखिए नीचे बड़ा नंबर ऊपर छोटा, 1 से छोटा आंसर आएगा, क्योंकि 1 आंसर भी कब आएगा, जब आपका 4/4 होगा। तो ये सारे 1 से छोटे हैं और ये पार्ट हैं इस रेक्टेंगल के, तो पार्ट हमेशा पूरी चीज से छोटा रहेगा। लास्ट नेक्स्ट वन इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब वह हमने जो फर्स्ट एक्सियम की थी वो क्या की थी, हमारे पास अगर 2 चीजें एक चीज के इक्वल हैं तो वो इक्वल रहेंगी तीनों चीजें। अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई चीज किसी के डबल के इक्वल है, मान ले हम x 2y के इक्वल है, 2xy के इक्वल है और 2z y के इक्वल है, तो है तो ये एक ही चीज के, डबल हो बेशक लेकिन है तो एक ही चीज के, तो ये तीनों आपस में क्या रहेंगे इक्वल। लेकिन 2x है तो 2x लिखेंगे, ओनली y था तो y लिखेंगे, और 2z है तो 2z आएगा। ठीक है, वहां पे सिर्फ सिंगल x था और यहाँ पे 2 डबल दे रखा है तो डबल आ जाएगा। अगर हाफ दे दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 1/2 x आ जाएगा, y z की जगह 1/2 z आ जाएगा। लास्ट वन हमारी यही एक्सियम है, क्या, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। किसी चीज की अगर हाफ है, जैसे y हाफ है x किसका y का, हाफ है z किसका y का, तो ये तीनों भी क्या रहेंगी इक्वल रहेंगी। कैसे, 1/2 x किसके इक्वल y और y किसके इक्वल 1/2 z। बस डिफरेंस क्या रहेगा, जो अगर हाफ लिया है तो यहाँ भी हाफ लेंगे इक्वेलिटी में, अगर कंप्लीट लिया है तो इक्वेलिटी में भी क्या आएगा कंप्लीट। थैंक यू क्लास।